बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 17th चैप्टर का लास्ट आर्टिकल और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, समझने में बच्चों को कभी कभी मसला भी आता है, इसीलिए ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके तो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। हिस्टैरिसीस लूप, इसमें हम हिस्टैरिसीस लूप भी पढ़ेंगे जो कि रिप्रेजेंट करती है हिस्टैरिसीस लॉस को। ये लॉस क्या है ये हम एंड पे देखेंगे, आर्टिकल के लास्ट पे। फ़िलहाल ये पढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्या चीज़ है। कुछ बुक पे रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं ये समझाता हूँ क्या चीज़ है। टू इन्वेस्टिगेट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन है, स्टील है, अ बार ऑफ दैट मटेरियल सच एज आयरन इज़ प्लेस्ड इन अल्टरनेटिंग करंट सोलिनाइड। यानी आपने एक सोलिनाइड लेनी है, उसके साथ अल्टरनेटिंग करंट आपने सोर्स लगा देना है। पीस ऑफ आयरन जो है, पीस ऑफ आयरन, वो ये समझ लें अंदर आपने आयरन का एक पीस रख दिया, ठीक है। पहले पोलैरिटी ये होगी, ब्लैक कलर से शो कर लेते हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डोमेन्स एटम्स के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जिन ग्रुप के अंदर विद इन अ ग्रुप तमाम एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रही होती है, अलाइंड होती है। लेकिन डोमेन टू डोमेन वो रैंडम ओरिएंटेड होते हैं। जब आप करंट फ्लो करवाएंगे सॉलिनाइड में, तो पता है सॉलिनाइड की भी एक फील्ड पैदा हो जाती है, ठीक है। फ़र्ज़ करें वो सॉलिनाइड की जो फील्ड है वो सॉलिनाइड के अंदर इस डायरेक्शन में है, तो तमाम डोमेन्स जो हैं आयरन की वो भी इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। इसका मतलब ये आयरन का पीस मैग्नेटाइज हो गया एक डायरेक्शन में। चूँकि अल्टरनेटिंग करंट पहले बढ़ता है फिर कम होता है, कम होने का मतलब करंट ज़ीरो, करंट ज़ीरो भी होना है। अब आप सोचें जब करंट ज़ीरो है तो सॉलिनाइड की फील्ड, जिसका फार्मूला आपने पढ़ा था म्यू नॉट एन आई, जब करंट ज़ीरो तो सॉलिनाइड की फील्ड भी ज़ीरो। तो जो डोमेन्स अलाइन हो गई थी वो वापस क्या होंगी, रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगी। डोमेन्स जो हैं वो रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगी, और इसलिए ये जो है डोमेन जो अलाइन हुई थी वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। डोमेन्स की अलाइनमेंट ख़त्म हो जाएगी। रैंडमली ओरिएंटेड मतलब वो फिर टेढ़ी मेढ़ी, कोई इस तरफ है, कोई नीचे है, कोई बाएं है, कोई दाएं है। करंट ख़त्म, सॉलिनाइड की फील्ड ख़त्म, जिस सॉलिनाइड इन डोमेन्स को धक्का लगा के अलाइन किया था, रैंडमली ओरिएंटेशन होगी। अब पोलैरिटी चेंज होने की बारी। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब ये है कि अब जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो नेगेटिव बनने जा रहा है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव बनने जा रहा है। पोलैरिटी चेंज, करंट की डायरेक्शन उलट और फील्ड की डायरेक्शन भी उलट। अब ऊपर वाली जो फील्ड मैंने पहले बनाई थी वो ख़त्म, मैं उसको ऊपर ही बना देता हूँ। फील्ड अब अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। जितनी डोमेन्स आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही हैं वो सारी अब अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगी, ठीक है। वो सारी अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। पहले ये सॉलिनाइड ज़रा पूरी कर लें जी। अब डोमेन्स इस तरफ अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। किसने अलाइन किया, सॉलिनाइड की फील्ड ने। लेकिन ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल जब आता है, लेकिन वो नेगेटिव हाफ साइकिल भी ज़ीरो की तरफ गामजन हो जाता है, यानी करंट ने फिर ज़ीरो पे आ जाना है। फिर ये फील्ड ख़त्म हो जाएगी और फिर अंदर पड़ी जो डोमेन्स हैं वो रैंडम, वापस रैंडम पोजीशन में आ जाएंगी। तो देखें एक साइकिल में दो पीक वैल्यूज़ आ रही करंट की, एक पॉजिटिव पीक वैल्यू ये वाली और एक नेगेटिव पीक वैल्यू ये वाली। दो बार करंट मैक्सिमम वैल्यू पे होता है तो दो बार ही डोमेन्स मुकम्मल तौर पे अलाइन हो जाएंगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक बार दाएं और एक बार बाएं। अच्छा, और दो बार करंट ज़ीरो पे भी आ रहा है, इसका मतलब दो बार मैग्नेटिज़म ने ख़त्म भी होना है, यानी डोमेन्स जो अलाइन होंगी उन्होंने वापस दो बार, एक साइकिल में दो बार रैंडम पोजीशन में भी आना है। इतनी बात समझ आई है। तो इसका मतलब ये जो मटेरियल है
अल्टरनेटिंग जो करंट होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट, उसका साइकिल ये चलते रहते हैं, एक साइकिल ख़त्म हुआ दूसरा शुरू, ये एक साइकिल, उसके बाद अगला साइकिल, फिर अगला साइकिल, फिर अगला साइकिल। इसका मतलब बेचारी डोमेन्स तो इसी काम में लगी रहेंगी, कभी एक तरफ अलाइन होंगी, फिर वापस अलाइनमेंट ख़राब होगी, फिर दूसरी तरफ अलाइन होंगी, फिर अलाइनमेंट ख़राब होगी, और फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होएगा, फिर यही सारा चक्कर वापस। तो इसमें हम जब ग्राफ बनाते हैं मैग्नेटिज़्म का, मैग्नेटिज़्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ, तो वो जो एक ग्राफ आता है वो इस लूप की फॉर्म में आता है, जिसका नाम पता क्या रख देते हैं, हिस्टैरिसीस लूप। ये कैसे आई है ये भी डिस्कस करते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ी सी रीडिंग कर दूँ। कहते हैं व्हेन द अल्टरनेटिंग करंट इज़ एट इट्स पॉजिटिव पीक वैल्यू, जब करंट अपनी पीक पे होता है, करंट पीक पे, तो सॉलिनॉइड की फील्ड भी पीक पे म्यू नॉट एन आई, करंट मैक्सिमम, सॉलिनॉइड की फील्ड मैक्सिमम, तो वो डोमेन्स को कम्प्लीटली एक डायरेक्शन में अलाइन कर देगी फील्ड। इट फुली मैग्नेटाइजेज द स्पेसिमन इन वन डायरेक्शन, एंड व्हेन द करंट इज़ एट इट्स नेगेटिव पीक वैल्यू, करंट पॉजिटिव पीक की बजाय जब नेगेटिव पीक पे आता है, तो फील्ड सॉलिनॉइड की होती है लेकिन उलट डायरेक्शन में, तो डोमेन्स भी अब सारी अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी, पहले एक डायरेक्शन में और अब दूसरी डायरेक्शन में। इट फुली मैग्नेटाइजेज इट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। Thus, as the alternating current changes from its positive peak value to negative peak value and then back to positive peak value, the specimen undergoes a complete cycle of magnetization। कैसे साइकिल, लो जी ये सुनिएगा ज़रा, ये लूप में बता रहे वो कैसे लूप बनी, लूप को एक साइकिल कह रहा है, देखिएगा साइकिल कैसे बनता है। ये लूप देख लेते हैं, ये वाली। इसमें जनाब इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड B, और एक्स एक्सिस के लोग हम ले लेते हैं करंट I। अच्छा, ये वो पॉइंट है जहाँ पे करंट मैक्सिमम है, देखें करंट की वैल्यू मैक्सिमम, और उस वक्त फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मैक्सिमम, इसको A कह लें, पॉइंट A, ठीक है, इसको पॉइंट A कह लें। मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ, लें जी, पॉइंट A, यहाँ करंट मैक्सिमम है और मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम। करंट अपनी पीक वैल्यू पे था, उसके बाद करंट ने कम होना है, तो फील्ड भी देखें, करंट कम, फील्ड भी कम होते होते एक पॉइंट पे ज़ीरो। लेकिन करंट ने वहाँ रुकना नहीं, करंट ने डायरेक्शन चेंज करके फिर नेगेटिव पीक वैल्यू पे भी जाना है, पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक पे। तो देखें करंट नेगेटिव, यहाँ पे करंट मैक्सिमम और फील्ड भी मैक्सिमम, ये फील्ड की वैल्यू होगी और ये करंट की। करंट जब अपनी माइनस वैल्यू पे होता है तो फील्ड भी अपनी नेगेटिव वैल्यू पे होती है, यानी डोमेन सारी दूसरी डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं। ये इतना हिस्सा लूप का कब आएगा, जब करंट एक पॉजिटिव पीक वैल्यू से नेगेटिव पीक पे आएगा, और अगर नेगेटिव से दोबारा पॉजिटिव पीक पे आ जाए तो लूप का ये वाला हिस्सा बन जाएगा, ये वाला। तो लूप पूरी होगी कि नहीं, पॉजिटिव से A पॉइंट से B पॉइंट तक, और फिर B से वापस किधर A, तो लूप पूरी होगी कि नहीं। इस लूप का नाम क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप, जिसको मैं मज़ीद आगे एक्सप्लेन करता हूँ, परेशानी हो ना, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी खासी रहती है, ठीक है। कहते हैं द फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, ये B का नाम है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है, B का नाम होता है ये मैग्नेटिक फील्ड। द फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस द मैग्नेटाइजेशन करंट, हमने यही ग्राफ लिया था ना, एक साइड पे करंट लिया और एक साइड पे B, ऑफ द स्पेसिमन फॉर द वेरियस वैल्यूज ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ द सॉलिनॉइड इज प्लॉटेड बाय अ CRO। CRO आपने पढ़ा है, एक ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है, ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस हमने ये पढ़ा है पीछे 14 चैप्टर में। CRO इसका ग्राफ ये ड्रा करती है ऑटोमेटिकली, और उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, अगले पेज पे आएँ। इट्स मेन फीचर्स आर, फीचर भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं लूप बना दूँ। अच्छा जी, हिस्टैरिसीस ये लूप बनाई हुई है। आप देखें कि पहले ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स और वाई एक्सिस। अब इस साइड पे करंट लिया है हमने और इस साइड पे क्या ली है, मैग्नेटिज़्म।
ये वो पॉइंट है जहाँ दोनों ज़ीरो हैं। शुरू में वो जो सॉलिनाइड थी और उसके अंदर था एक पीस ऑफ आयरन और हमने अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया हुआ था। अंदर जो आयरन का पीस है जिसमें डोमेन्स हैं, और वो जो डोमेन्स हैं वो अभी रैंडमली ओरिएंटेड थी। रैंडमली ओरिएंटेड इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, ज़ीरो। क्योंकि फील्ड, ये जो डोमेन्स हैं इनकी फील्ड रैंडम है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, आप क्या करें, ये तब सिचुएशन है जब स्विच ऑफ है। जब करंट फ्लो करना शुरू करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो क्या होगा, करंट बढ़ता जाएगा। शुरू में करंट अल्टरनेटिंग साइकिल है ऐसे, करंट पहले बढ़ेगा, पॉजिटिव पीक की तरफ जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिज्म भी बढ़ती जाएगी। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिज्म भी बढ़ेगी ऐसे। ये एक वक्त आएगा मैग्नेटिज्म मज़ीद बढ़ना बंद हो जाएगी। आगे ग्राफ ऐसे हो जाना चाहिए था इस तरह। ग्राफ पता हॉरिजॉन्टल हो जाने का मतलब क्या है कि अब करंट बढ़ा भी दें तो फील्ड नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सारी डोमेन्स अलाइन हो चुकी होंगी। अब मज़ीद फील्ड ने क्यों बढ़ना है, या कैसे बढ़ना है, सारी डोमेन्स तो अलाइन हो गई। तो इसलिए ग्राफ को मज़ीद आगे तक ड्रा नहीं करते, बल्कि यहाँ तक ही बहुत है जहाँ तक फील्ड ऊपर जा रही थी। ये पॉइंट पीक पॉइंट कहलाता है। इसको आप कोई नाम दे लें, लेट से डी का नाम दे लें। इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सोचें इसको सैचुरेशन पॉइंट क्यों कहते होंगे भला, इसको सैचुरेशन के वर्ड के साथ क्यों मंसूब किया है। सैचुरेशन इसको इसलिए कहा कि यहाँ जाके जो मटेरियल था ना आयरन, वो मैग्नेटिज्म से फुल हो गया है, भर गया है, उसकी तमाम डोमेन्स आलमोस्ट अलाइन हो चुकी हैं। लेकिन मसला ये है कि करंट जो बढ़ता है, ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं, क्यों, इस करंट ने मैग्नेटाइज किया ना, इस करंट ने एक फील्ड पैदा की सॉलिनाइड में म्यू नॉट एन आई, और फिर उस सॉलिनाइड की फील्ड ने अंदर पड़े पीस ऑफ आयरन को मैग्नेटाइज किया, इसलिए इसका नाम ही रख दिया मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ता है, फिर उसने कम भी तो होना है ज़ीरो, तो ग्राफ फिर वापस आता है ऐसे पीछे, लेकिन ज़ीरो पे नहीं, यहाँ से गुजरता है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब वाई एक्सिस पे अभी भी कुछ डिस्टेंस पे है। इसका मतलब फील्ड बी की अभी भी वैल्यू कुछ ना कुछ है, ज़ीरो नहीं है। करंट ज़ीरो हो गया है पर बी की वैल्यू ज़ीरो नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि करंट आप ख़त्म भी कर दें तो मैग्नेटिज्म कम होती है। देखें ग्राफ थोड़ा नीचे आया, मैग्नेटिज्म कम हुई है लेकिन ज़ीरो नहीं हुई। इसका मतलब डोमेन्स करंट ख़त्म करने पे जो डोमेन्स अलाइन हो गई थी वो रैंडम पोजीशन में आ गई हैं, लेकिन सारी नहीं। कुछ ना कुछ डोमेन्स अपनी हालत पे बरकरार रही हैं। यानी डोमेन जब अलाइन हुई थी ना करंट फ्लो करवाने से, तो करंट ख़त्म करने पे डोमेन्स, कुछ डोमेन्स रैंडम पोजीशन में वापस आ गई, कुछ नहीं आई। वो जो नहीं आई उनकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बाकी रह गई है। इसको बोलते हैं रिमेनेंस और रिटेनेटिविटी। इस पॉइंट का रिमेनेंस की बोलते हैं, कुछ फील्ड रह गई है। रिटेन भी, रिटेनेटिविटी रिटेन से निकला, रिटेन बरकरार रखना, कुछ फील्ड बरकरार रह गई है। पहले तो इतनी बात देखें ना, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, कहते हैं द पोर्शन ऑफ ओ ए ऑफ द कर्व इज ऑब्टेन्ड। ओ ए, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कब मिला, व्हेन द मैग्नेटाइजिंग करंट आई इज़ इंक्रीज्ड। करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिज्म भी बढ़ेगी, मैग्नेटिज्म भी बढ़ेगी। ए पॉइंट पे जाके मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होगी। ए से आर तक वाला कौन सा पोर्शन वाला, ये ए से आर वाला, ये आर, ये तब जब आप करंट कम कर रहे थे तो फील्ड भी थोड़ी सी कम हुई, फील्ड वाई एक्सिस पे ली है। एंड ए आर इज़ द पोर्शन व्हेन द करंट इज़ डिक्रीज्ड। ठीक है, ये पैराग्राफ फ़िलहाल इतना ही पढ़ना है। इसका रिमेनिंग पोर्शन में आखिर में पढ़ाऊँगा आर्टिकल के लास्ट पे। ठीक है, आखिरी पोर्शन जो है आर्टिकल के इख्तिताम पे। अभी सेकंड हेडिंग पे चलते हैं, सैचुरेशन। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये कौन है, बी का नाम है, इंक्रीजेज फ्रॉम ज़ीरो एंड रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एट दिस स्टेज द मटीरियल कौन सा, वो जो आयरन था, कहा जाता है आयरन इज सेड टू बी मैग्नेटिकली सैचुरेटेड, वो मकनातीसियत से भर गया है। और पता वो पॉइंट कौन सा है, सैचुरेशन पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है आपका ए पॉइंट, ये वाला।
जहाँ पे करंट बढ़ाते गए और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद करंट अगर आप कम करें, करंट कम करें तो मैग्नेटिज्म भी कम होती है, ये जो पोर्शन है ये वाला, लेकिन ज़ीरो नहीं हुई। करंट ज़ीरो हो गया, देखिए आप एक्स एक्सिस पे वापस पीछे आ चुके हैं, पर वाई एक्सिस पे अभी भी कुछ आप ऊपर हैं, ओरिजिन से ऊपर हैं। ओरिजिन से ऊपर मतलब बी की कुछ ना कुछ वैल्यू है। वो क्यों है? क्योंकि कुछ डोमेन्स वापस रैंडम पोजीशन में नहीं आई। व्हेन द करंट इज़ रिड्यूस टू ज़ीरो द मटेरियल स्टिल रिमेन स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज। इसको स्ट्रॉन्गली का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था। कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज रहती हैं करंट ख़त्म करने के बाद, यानी उनकी डोमेन्स वापस नहीं आती। हार्ड आयरन जो है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर डोमेन्स वापस आ जाती हैं। थोड़ी सी डोमेन्स ऐसी होती हैं जो वापस नहीं आती। इसका मतलब वो चीज़ें फिर जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो करंट ख़त्म करने के बाद स्ट्रॉन्गली नहीं, वीकली थोड़ा सा मैग्नेटाइज रह जाते हैं, क्योंकि उनकी अक्सर डोमेन तो वापस आ जाती हैं रैंडम पोजीशन में। रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट आर ऑन द कर्व, ये आर वो पॉइंट है। इट इज़ ड्यू टू, ये क्यों है? आपको पता है इनर्शिया आपने पढ़ा था, हर चीज़ में ये सलाहियत या एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चीज़ जहाँ पे जिस हालत में है उसी हालत में रहना चाहती है, रहने की कोशिश करती है। तो डोमेन्स भी एक बार जो अलाइन हो गई थी वो भी चाहती हैं कि अब वहीं पे रहें। इनर्शिया कहते हैं इसको। कहते हैं इट इज़ ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ डोमेन्स टू स्टे पार्टली इन लाइन, कि वो इन लाइन ही रहना चाहती हैं। कब? वंस दे हैव बीन अलाइंड, एक बार अलाइन हो गई हैं अब वो अलाइंड ही रहना चाहती हैं। समझ आई कि नहीं? इसको बोलते हैं रिमेनेंस और रिटेनेटिविटी। यहाँ तो समझ आई बेटा? उसके बाद आगे है कोएर्सिविटी। अब कोएर्सिविटी क्या है ये बात ज़रा समझिएगा। लें जी, अगला पॉइंट बड़ा समझने वाला है, वो गौर करें। हमने क्या बात की कि करंट ख़त्म भी कर दिया है लेकिन मैग्नेटिज़म मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई। मतलब वो जो मटेरियल था उसमें डोमेन जो अलाइन हो गई थी सारी एक तरफ, करंट ख़त्म करने के बाद कुछ डोमेन्स वापस रैंडम पोजीशन में आ गई और कुछ डोमेन्स अभी भी उसी डायरेक्शन में अलाइंड हैं। इन डोमेन्स पे ना मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड की इधर अमल कारी थी, उस मैग्नेटिक फील्ड ने इनको अलाइन किया था। अगर आप चाहते हैं कि ये जो डोमेन्स अलाइंड रह गई हैं, मैं उनकी नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये भी वापस आ जाएं, तो इन पे उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक जोर लगना चाहिए, यानी एक फील्ड अप्लाई करनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये डोमेन पे दूसरी तरफ जोर लगे और ये रैंडम पोजीशन में वापस आ जाएं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? करंट की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। फ़र्ज़ कर लें ये करंट की वैल्यू थी 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, और इधर -5, -10, -15, माइनस का मतलब बैटरी अपोजिट, पोलैरिटी चेंज होगी, और एसी में तो पोलैरिटी चेंज होती ही है। करंट को डायरेक्शन रिवर्स करके बढ़ाएं। अब देखिए -5 एम्पेयर, इसका मतलब जब करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, डोमेन्स पे जोर भी उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, और डोमेन्स वो जो अलाइंड रह गई थी, जो वापस नहीं आई थी, वो भी वापस आ जाएंगी। और इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गई। अब देखें वाई एक्सिस पे आप आगे हैं, वाई एक्सिस पे ना आप ऊपर हैं ना नीचे, लेवल पे सेंटर में हैं आप। इस पॉइंट को बुक में कहा है कोएर्सिविटी। क्या नाम रखा है? कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी क्या है? करंट की वो वैल्यू कि जिसको आपने इस्तेमाल किया, करंट की वो नेगेटिव वैल्यू जिसको आपने यूज़ किया रही सही मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए। करंट पहले बढ़ा, फिर करंट ज़ीरो हो गया, करंट ज़ीरो हो गया, यहाँ पे आई ज़ीरो है लेकिन मकनातीसियत मैग्नेटिज्म ज़ीरो नहीं। उसके बाद करंट नेगेटिव डायरेक्शन में गया, करंट की किसी वैल्यू पे जाके मैग्नेटिज्म ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, उस करंट की वैल्यू का नाम क्या होता है? कोएर्सिव करंट, और इस प्रोसेस का नाम कोएर्सिविटी। अच्छा, करंट आगे मज़ीद अगर बढ़ता जाए, क्योंकि यहाँ पे आके मैग्नेटिज्म ज़ीरो हो गई थी, लेकिन करंट अगर मज़ीद बढ़ता जाए तो डोमेन जो रैंडमली ओरिएंट हो गई थी, यानी जिनको वापस लाना था वो ले आए, अभी भी अगर करंट बढ़ता जाएगा तो डोमेन जो रैंडम थी वो उलट डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी, यानी मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएगा। किस डायरेक्शन में? इस तरफ।
वो जो रैंडम डायरेक्शन में आ गई थी डोमेन, अब उलट डायरेक्शन में अलाइन हो गई, फिर मैग्नेटिज्म बढ़ गई और मटेरियल सैचुरेट हो गया। लेकिन फिर करंट ने वापस ज़ीरो पे आना है, ये देखें ज़ीरो पे, फिर मैग्नेटिज्म ना वापस, और करंट ज़ीरो हो जाने पे मैग्नेटिज्म फिर भी कुछ ना कुछ बच जाएगी, कोएर्सिविटी। फिर करंट उलट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फिर वो रही सही, मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगी एंड सो ऑन। तो एक लूप बन जाती है। 2 बार मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, डी पॉइंट, इसको ए पॉइंट कह लें, बुक में भी ए कहा है, और डी पॉइंट कह लें। 2 बार मटेरियल मैग्नेटाइज होता है और 2 बार ही वो फिर मैग्नेटिज्म उसकी ज़ीरो होती है। ज़ीरो कहाँ कहाँ पे हुई मैग्नेटिज्म? ये पॉइंट, ये तो सॉरी रिमेनेंस था, ये सी जिसको मैंने कहा ना, सी डैश और सी, और ये आर और आर डैश रिटेनेटिविटी है कि मैग्नेटिज्म की वो वैल्यू जो रह जाती है हालांकि आप करंट ख़त्म कर भी देते हैं। बुक में पढ़ते हैं ये कोएर्सिविटी क्या है। कहते हैं ये कोएर्सिविटी टू डी मैग्नेटाइज द मटेरियल, जो कुछ डोमेन्स नहीं वापस आई थी उनको वापस लाने के लिए रैंडम पोजीशन में, यानी कि मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो करने के लिए द मैग्नेटाइजिंग करंट इज़ रिवर्स्ड एंड इंक्रीज टू रिड्यूस द मैग्नेटाइजेशन टू ज़ीरो। This is known as coercive current, represented by C on the curve. Coercivity of steel is more than that of iron. क्यों? कौन हार्ड है, आयरन या स्टील? स्टील को एक बार मैग्नेटाइज कर दिया, उसके बाद करंट ख़त्म कर दें तो उसकी डोमेन्स वापस नहीं आती, इसलिए स्टील परमानेंटली मैग्नेट बन जाता है, उसकी डोमेन्स वापस नहीं आती। तो वापस लाने के लिए ज़ोर लगाना पड़ेगा, उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा के। इसलिए कहते हैं स्टील की कोएर्सिविटी ज़्यादा है, एज मोर करंट इज़ नीडेड टू डी मैग्नेटाइज इट, क्योंकि स्टील को डी मैग्नेटाइज करने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए। अच्छा, स्टील को मैग्नेटाइज करने के लिए भी करंट ज़्यादा चाहिए था और डी मैग्नेटाइज करने के लिए भी। जैसे देखें ऊपर ही लूप, ये स्टील के लिए हिस्टैरिसीस लूप फॉर स्टील, और इसमें अगर मैं कहूँ जी ये है सेंटर में ज़ीरो और ये -5 एम्पेयर करंट है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये -5 एम्पेयर करंट है, ठीक है, ये ज़ीरो और ये पॉइंट है -5। अब देखें जो सॉफ्ट आयरन है, हिस्टैरिसीस लूप ऑफ सॉफ्ट आयरन, इसमें जो हार्ड आयरन की यहाँ पे था करंट -5, इसका यहाँ पे, उसकी लूप चौड़ी थी, ये देखें ऐसे, उसकी लूप चौड़ी थी, उसका लूप का एरिया ज़्यादा था। गौर करें, दोनों को कंपेयर करें, ऊपर वाली लूप देखें, नीचे वाली देखें। इसका तो उसको करंट ज़्यादा चाहिए 5 एम्पेयर, और इसको उससे आधा करंट चाहिए 0 से 5 के दरमियान में। देखें अगर सेंटर में 0 और ये 5 एम्पेयर था तो दरमियान में क्या आएगा, कोई 2.5 एम्पेयर कर लें, 2 एम्पेयर कर लें, करंट कम चाहिए, इसलिए इसकी लूप नैरो होती है सॉफ्ट आयरन की। अच्छा, once the material is magnetized, its magnetization curve never passes through the origin, कभी ओरिजिन से पास नहीं करता ग्राफ। क्यों, मैं बताता हूँ। इंस्टेड इट फॉर्म्स द क्लोज्ड लूप ए सी डी, जो भी है, यहाँ से ओ से ए से सी, डी, सी डैश और फिर ए, ये एक लूप बनाती है, इसका नाम क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप। क्यों, ये कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करता ग्राफ। वो सुने, स्टार्ट ये ओरिजिन से ही हुआ था, ग्राफ शुरू ओरिजिन से हुआ, दोबारा कभी ओरिजिन से पास नहीं करता। क्या वजह है, ज़रा देखिएगा। अच्छा जी, ये आपके पास ग्राफ है, इसमें ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों चीज़ों की वैल्यू क्या होती है, 0 0। स्टार्ट में ना करंट था ना मटेरियल मैग्नेटाइज था, पर एक बार आप करंट को मैक्सिमम वैल्यू पे ले गए, मैग्नेटिज्म भी मैक्सिमम चली गई, उसके बाद आपने करंट 0 कर दिया तो मैग्नेटिज्म 0 नहीं हुई थी। याद है, ये ए पॉइंट, यहाँ करंट और मैग्नेटिज्म दोनों मैक्सिमम थे, और वापस आके इस पॉइंट आर पे हमने कहा करंट 0 हो भी गया है, लेकिन मैग्नेटिज्म कुछ बच गई है, रह गई है, क्योंकि कुछ डोमेन्स वापस नहीं आई, तो मैग्नेटिज्म 0 नहीं है। जब एक चीज़ 0 है और एक 0 नहीं, तो ओरिजिन तो नहीं ना आ सकती। ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ दोनों 0 हों। आपको पता है, इस रही सही मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए आपने इस मैग्नेटिज्म को 0 करने के लिए कर दिया 0 इसको, लेकिन तब करंट 0 नहीं था, करंट को नेगेटिव में बढ़ाना पड़ा। करंट उधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव करंट जा रहा है, इधर लेट्स से -5 एम्पेयर। अब करंट 0 नहीं है, फील्ड 0, करंट 0 नहीं,
फिर ग्राफ ओरिजिन पे नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ दोनों वैल्यूज़ क्या हों, ज़ीरो हों। बात समझ आई है। फिर ग्राफ यहाँ आ गया, यहाँ करंट भी मैक्सिमम और मैग्नेटिज्म भी मैक्सिमम। फिर इधर आगे यहाँ फिर ये आर डैश, करंट ज़ीरो कर भी दिया है, मैग्नेटिज्म ज़ीरो नहीं, यानी किसी भी पॉइंट पे अब दोनों चीज़ें इकट्ठी ज़ीरो नहीं हो सकती। स्टार्ट में ज़ीरो थी, उसके बाद कभी इकट्ठी ज़ीरो पे इन्होंने नहीं आना। जब इन्होंने दोनों ने इकट्ठे ज़ीरो नहीं होना तो ग्राफ कभी ओरिजिन से पास नहीं कर सकता। समझ आया ये पॉइंट? इसलिए कहते हैं कि ग्राफ नेवर पासिस थ्रू द ओरिजिन। लें जी, आज के लिए बेटा इतना ही कर लेते हैं, इतना हज़म करें। फिर कल दो बातें हमने पढ़नी है कि एरिया ऑफ द लूप, और इसके आगे भी एक पैराग्राफ है अगले पेज पे, ये वाला, ये ठीक है। और जो मैंने आज छुड़वाया भी आपको, एक पहली प्रॉपर्टी हिस्टैरिसीस आधी छुड़वाई है, वो भी इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज़ करके देखें और इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मुश्किल है लेकिन समझ आ जाएगी। तो बाकी आपके क्वेश्चन लेते हैं। लें जी, अल्लाह हाफिज़।